हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटिव प्राची। वेलकम टू जीके पिल। रिसेंटली हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में एक लिथियम रिजर्व मिला है। तो आइए जानते हैं लिथियम रिजर्व क्या है और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि 5.9 मिलियन टन्स का हमें लिथियम रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर के रसाई डिस्ट्रिक्ट में। इसकी रसाई डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है इसकी लोकेशन रसाई, जस्ट जम्मू के ऊपर। इससे पहले 2021 में भी हमें एक लिथियम रिजर्व मिला था साउदर्न कर्नाटका के अंदर, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है। अभी जो हमें रिसाई डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व मिला है, उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम ये जानते हैं कि वाई लिथियम रिजर्व इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो लिथियम के बारे में जानते हैं, लिथियम की है क्या और इसके क्या क्या यूजेस हैं। इसके यूजेस जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल कौन सा होता है? जिसकी ये एक नॉन फेरस मेटल ऐसा, लिथियम एक ऐसा मेटल है जैसे कि जिसका वेट बहुत ही लो है, हाई कंडक्टिविटी है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है और ये कोरोजन रेसिस्टेंट है। LI सिंबल से इसे डिनोट करते हैं हम, और इसे हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। हम इसे वाइट गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ये बहुत हाई डिमांड के अंदर है। हाई डिमांड में इसलिए है ये क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरीज में यूज़ होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और सिल्वरी वाइट मेटल है। तो यहाँ पे जो ये अभी G3 दे रखा है, हम इसके बारे में जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ काम करती है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज, UNEFC ने मिनरल्स को, जो हम मिनरल डिपॉजिट होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो G4 स्टेज से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिस एरिया को हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो वर्दी है एक्सप्लोरेशन के लिए, क्या उसको एक्सप्लोर करके हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो G4 से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और G1 पे ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती है। G1 इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम ये जानते हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लोरेशन करते हैं। दैट मीन्स इसकी डिटेल्स में जाते हैं कि इसका साइज़ क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इस इंफॉर्मेशन जो G1 के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था 1851 में। प्राइमरीली जब ये सेटअप किया गया था इनिशियली, तो ये कोल डिपॉजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था, क्योंकि इनिशियली हमारी कंट्री में, इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन रेलवे पे डिपेंड करता था और रेलवे डिपेंड करती थी कोल पे। राइट, तो कोल की हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। उसको कोल डिपॉजिट को फाइंड करने के लिए हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, जो कि हैं लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, शिलोंग में, कोलकाता में, और लगभग सभी स्टेट्स के अंदर इनके स्टेट यूनिट ऑफिसेज हैं। जैसे जैसे जियोलॉजिकल सर्वे का आगे हमने ग्रो किया, तो इसका जो वर्क स्पेस है वो बढ़ता चला गया। ये जियो साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे और जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई अपनी, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके भी काम करते हैं और ये गवर्नमेंट्स के साथ भी मिलके अलग अलग पॉलिसीज़ और स्कीम्स पे काम करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और मिनरल रिसोर्स की असेसमेंट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंट सर्वे करना, जैसे एयरबॉर्न और मैरीन सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना मिनरल्स की, ठीक है, जियो साइंटिफिक, जियो टेक्निकल, जियो एनवायरमेंटल और हैजार्ड से रिलेटेड रिसर्च करना और उन रिसर्च को कंपाइल करना। ये यहाँ पे इनके कुछ मिशंस दे रखे हैं, जैसे कि ये सर्वे कंडक्ट कराती है, ग्राउंड, मैरीन, रिमोट सेंसिंग, एरियल सर्वे कराती है। ये असेसमेंट करती है नेचुरल मिनरल रिसोर्स की और एनर्जी मिनरल्स की। नेक्स्ट है, जो भी ये इन्फॉर्मेशन और जो भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जो ये रिसर्च करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का ये डाटा इंटीग्रेट करती है, पब्लिश करती है, मैप में लोकेट करती है, उनको पूरा जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करके रखती है। नेक्स्ट, जियो टेक्निकल, जियो हैजार्ड, क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम से रिलेटेड भी ये काम करती है। नेक्स्ट,
पीआईबी में रिसेंटली हमने देखा कि 51 मिनरल ब्लॉक्स हमें मिले हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो गोल्ड के हैं और बाकी अदर ब्लॉक्स हैं जैसे पोटैश, बेस मेटल्स, इन सब के हैं। लगभग 11 स्टेट्स के अंदर हमें मिले हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। लगभग इन स्टेट्स में हमें अलग अलग मिनरल्स के रिजर्व मिले हैं। ये 2018 से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पे काम कर रहा है। रिसेंटली हमारे माइंस मिनिस्ट्री ने हमें कहा कि हमें मिनरल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि हम हमारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको हम अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए हमें मिनरल की जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज़ स्टार्ट की है मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए। डिफरेंट पॉलिसीज़ स्टार्ट की है। करंटली जो हमारा इंडिया है वो मिनरल्स पे बहुत इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है मिनरल्स के लिए। ठीक है, मिनरल्स वो अलग अलग मिनरल्स इम्पोर्ट करता है। सॉरी, हाँ, इंडिया अभी जो है वो मोस्ट डिपेंडेंट कंट्री है मिनरल्स के लिए, जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ये सारे मिनरल्स इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, अभी हमने करंटली 165 करोड़ लिथियम बैटरीज इंपोर्ट की है, जिसमें हमारे $3.3 बिलियन स्पेंड हुए हैं। तो अभी हमें जो लिथियम रिजर्व मिला है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ पे, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड के अंदर 50% ऑफ जो लिथियम रिजर्व है वो ये 3 कंट्रीज़ कवर करती है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें वर्ल्ड का 50% ऑफ लिथियम रिजर्व डिपॉजिट है, जिसे हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। अब डिपॉजिट तो हमारा इन 3 कंट्री में है, राइट, लेकिन हम रॉ लिथियम तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। लिथियम को यूज़ करने के लिए हमें रिफ़ाइन करना पड़ेगा। रिफ़ाइन करने के लिए जो चाइना है वो सबसे नंबर 1 कंट्री है, जो कि वर्ल्ड का 75% ऑफ लिथियम रिफ़ाइन करती है, राइट। अभी चाइना ने रिसेंटली 2023 में ही एक डील साइन की है बोलीविया के साथ 21 मिलियन टन्स की लिथियम को ये रिफ़ाइन करके देगी। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हमें हमारे लिए माइनिंग करना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपनी माइनिंग को 500% इंक्रीज़ करते हैं, तभी हमारा जो टारगेट है 2050 पे जो हमें कंप्लीट करना है ग्लोबल क्लाइमेट का, वो हम कंप्लीट कर पाएंगे अगर हम 500% इंक्रीज़ करते हैं अपने मिनरल्स को माइन करना। अब हम जानते हैं कि लिथियम के हमारे यूजेस क्या है। पहला यूज़ है हमारा लिथियम का कि ये बैटरीज़ में यूज़ होती है, जैसे सेल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है उसके लिए लिथियम यूज़ होता है। और ग्लासेस, सेरामिक्स को मजबूती देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज को रिसिस्ट कर सकता है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ये हीट रेजिस्टेंट है, लुब्रिकेंट में यूज़ होता है। इसको हम एलॉय की तरह भी यूज़ करते हैं। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय एक सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या फिर किसी अदर एलिमेंट्स को मिला के हम बनाते हैं, तो उसे हम एलॉय कहते हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैंने लिथियम और एल्युमिनियम को अगर मैं मिक्स करती हूँ इन 2 मेटल्स को, तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एलॉय बोलेंगे। तो दैट मीन्स एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और अदर एलिमेंट, राइट। तो हम लिथियम को एल्युमिनियम और कॉपर के साथ यूज़ करके एयर फ्रेम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिथियम साइकेट्रिक मेडिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और डेंटल सेरेमिक के में भी यूज़ होता है। न्यूक्लियर वेपन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल हम इसको यूज़ करते हैं ना, वो हमारी रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं।
तो इसीलिए लिथियम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ लिथियम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके होंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइनिंग जो हम लिथियम की कर रहे हैं, जो इसका प्रोसेस है माइनिंग करने का, ठीक है, उसके अंदर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, कोई ना कोई उसको नुकसान है ही है। अब वो नुकसान क्या है कि जब हम लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हार्ड रॉक्स और अंडरग्राउंड ब्राइन रिजर्वियर को एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती है, फिर आगे हम इसका अलग अलग ये प्रोसेस करते हैं, इसको माइन करने के लिए रोस्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल को, ठीक है। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हमें पहली चीज़ बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी चीज़ ये लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग जगह पे कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रही है। लेकिन अब क्या है, जैसे मान के चलो हमें कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो हमें इस तरीके से लेना चाहिए। अब देखो माइनिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर जैसे मान के चलो हमें 50% इसमें बेनिफिट मिल रहा है और अगर हमारा 70% इसमें नुकसान हो रहा है तो ये माइनिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर यही हमें 50% हमें बेनिफिट मिल रहा है और हमारा 2-3% लॉस हो रहा है तो हम बेयर कर सकते हैं। तो अब ये तो डिबेट चलती रहेगी कि क्या होगा और क्या नहीं, बट खुशी की बात यह है कि हमें इतना बड़ा लिथियम रिजर्व अपनी कंट्री में मिला है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं कि जैसे जैसे हमारी कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है ना, वैसे वैसे हमें रिचार्जेबल बैटरीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो रिचार्जेबल बैटरीज़ के लिए हम जो दूसरी कंट्री पे डिपेंड करते थे, अब हमारी कंट्री खुद उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आएगी रिफाइनिंग की, राइट। तो रिफाइनिंग के लिए इंडिया ने गुजरात में अभी रिसेंटली, हम आगे देखते हैं, इंडिया भी कुछ स्टेप्स ले रही है। तो हम जानते हैं कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है, राइट। इंडिया का एम्बिशन है कि 2030 तक 30% जो व्हीकल्स है ना वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पेंट्रेट कर देगी वो इकोनॉमी के अंदर, कि अगर 100% व्हीकल जो चल रहे हैं ना उसमें से 100 व्हीकल्स अगर चल रहे हैं तो उसमें से 30 व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, राइट। आज की डेट में लेस देन 1% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और इसके बेनिफिट, ये थोड़ा कॉस्टली तो है अभी रिसेंटली, और अभी प्रॉपर इसकी एनवायरनमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर अभी सेटअप नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो आप जा सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने में आप एक तरह से कंट्रीब्यूट करोगे अपने एनवायरनमेंट के लिए, राइट। अभी क्या है, गुजरात में भी हमने एक इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप की है, ठीक है, जो जो लिथियम ओर को प्रोड्यूस करेगी बैटरी ग्रेड मटेरियल के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं 3.4 बिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट जो ये इंसेंटिव्स अवेल कर रहे हैं वो कौन सी कंपनीज है, जैसे मुकेश अंबानी है, उन्होंने 76 बिलियंस अमाउंट अपने इन्वेस्ट किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के थ्रू क्लीन एनर्जी की तरफ। जो भी उन्हें ईवी बैटरीज बनानी है उसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ और भी कंपनीज हैं अलग अलग जो इंसेंटिव्स भी यूज़ कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी आगे काम कर रही है ताकि वो क्लीन एनर्जी पे काम कर पाए, राइट। क्लीन एनर्जी का मीन्स क्या है कि जो भी आप प्रोडक्ट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो उनको आप प्रॉपर, मतलब ऐसे व्हीकल्स आप यूज़ कर रहे हो कि आप एनवायरनमेंट में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। तो स्कूटर मेकर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट एंड बुलियन रिफाइनरी राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड ने भी 2.3 बिलियन का इंसेंटिव रिसीव किया है गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करने के लिए। नाउ हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि हमारे लिए लिथियम क्यों इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ लिथियम यूज़ होता है और कौन सी जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन से मिनिस्ट्री के साथ काम करती है। इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए मिनरल्स को अच्छे से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और